सुनो, अच्छा ये पहले ये तो बताओ हमको कि कल हम लोग ये जान चुके थे अपने बोर्ड पे, हम लोग ये जान चुके थे कि आखिर इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, ये हम लोग जान चुके थे ना। इसमें कोई डाउट था किसी को? किसी को कोई डाउट था? जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज इसमें कोई डाउट नहीं था? चलो आज का हमारा देखो, अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं शुरू से, ठीक है। कल जो हम लोग पढ़े थे वो हमारा बेसिक्स आइडिया था, लेकिन आज क्या है उसके बारे में आज जान लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, मतलब कि यहाँ का जो सभ्यता है, यहाँ का जो रहन सहन है, सुनो पहले मेरे बात को सुनो, यहाँ का जो पूरा रहन सहन है वो बहुत ही पुराना है। समझ के बात को? हालांकि वर्ल्ड में हर एक जगह पे इंसान रहते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडिया का जो कल्चर रहा है ना वो बहुत ही पुराना रहा है, बहुत ही पुराना। जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंसानों ने जन्म लिया है, कबीरदास, रहीम, तुलसीदास, महात्मा बुद्ध, साईनाथ, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे क्या हैं? बड़े बड़े लोग हैं। और ये तब के लोग हैं जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे दादा परदादा छड़दादा का भी जन्म नहीं हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो कल्चर रहा है, जो सिविलाइजेशन रहा है, वो बहुत ही पुराना रहा है। हम लोग जहाँ पे जो फेस्टिवल ये सब मनाते हैं ना, जहाँ दुनिया में यदि कहीं पे फेस्टिवल का यदि शुरुआत भी नहीं हुआ होगा, तो पहली बार आप कह सकते हैं कि फेस्टिवल का शुरुआत इंडिया में रहा होगा, इंडिया में हुआ होगा। इंडिया में जितना आपको पर्व त्यौहार देखने को मिलता है, जितना आपको इंडिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी कंट्री का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? इसीलिए तो इंडिया का जो खासियत है वो डाइवर्सिटी में ही है। तो इंडिया जो है ना, इंडिया बसता है किस में? डाइवर्सिटी में बसता है। समझ के बात को? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन रहा है, यानी कि इंडिया में जो लोग रहना शुरू कर चुके थे, आप कह सकते हैं वो सबसे पहले रहना शुरू कर चुके होंगे यदि कहीं पे, तो इंडिया में रह चुके होंगे। समझ के बात को? और इंडिया में भी सबसे पहले लोग कहाँ पे रहा करते होंगे? जंगलों में रहा करते होंगे। तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, यानी कि जो लोग यहाँ पे रहना बसना शुरू हुए होंगे, वो सबसे पहले शुरू हुए होंगे किसी भी कंट्री से, ठीक है। और यहाँ का जो कल्चर है, जो फेस्टिवल है, पहनावा है, रहन सहन है, वो बाकी कंट्री से यहाँ पे बिल्कुल अलग है और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अजीबोगरीब है। जैसे आप इंडिया का खुद एग्जांपल यदि ले लें, तो आप कश्मीर साइड में चले जाइए, कश्मीर में आपको अधिकतर आदमी क्या पहने हुए नजर आएंगे? बड़े बड़े कोट टाइप के कुछ पहने हुए आते हैं ना नज़र, वो हो जाता है। फिर से साउथ इंडिया में जाइए, शर्ट और लुंगी, वाइट लुंगी, वो भी ज़्यादा पहनते हैं वो लोग। फिर आप इधर चले जाइए राजस्थान तरफ, पगड़ी कॉमन है वहाँ का, है ना। अब बिहार इधर चले जाइए, आप ईस्ट में चले जाइए, वहाँ पे नॉर्मल है लगभग, वहाँ पे लगभग क्या, एक गंजी, धोती, कुर्ता, इस प्रकार का आपको मिल जाएगा। मतलब कि हर जगह पे देख रहे हो किस प्रकार से डाइवर्सिटी है, और यही डाइवर्सिटी में इंडिया बसता है। मतलब यदि ये ना रहे तो इंडिया का कोई पहचान ही नहीं है। समझ गए बात को? तो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, रहना सहना, पहनावा, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, वो बहुत ही किसी भी कंट्री से बहुत ही पहले हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते फिर क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। अब एक बात है यहाँ पे, आपने हर बार बहुत बार सुना होगा डिकेड्स, 5 डिकेड, 6 डिकेड, ये क्या है मालूम है किसी को? बहुत साल का डिफरेंस। क्या? बहुत साल का डिफरेंस। बहुत साल का डिफरेंस नहीं होता बाबू, बहुत सालों पहले। एक डिकेड मतलब 10 साल। एक डिकेड का मतलब 10 साल। वही बहुत साल मतलब वही ना होगा। नहीं, वही कैसे हो जाएगा? वही कैसे हो जाएगा? एक डिकेड मतलब 10 साल, 5 डिकेड मतलब 50 साल। तो 50 साल के अंदर में जो है ना इंडिया में, यानी कि 5 डिकेड का क्या मतलब समझेंगे? 5 डिकेड का मतलब 50 साल, एक डिकेड का मतलब 10 साल, ठीक है। तो 50 साल के अंदर जो इंडिया में बदलाव आया है, वो बदलाव बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ा है, और वो बहुत ही अच्छा बदलाव है। जैसे इस 50 साल के अंदर में आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिला बदलाव, एग्रीकल्चर में देखने को मिला बदलाव, एग्रीकल्चर में वो भी क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। मालूम है किसी को ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड सुने होंगे आप लोग। हाँ, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं हरित क्रांति, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में लाया गया था, तो उस समय पे इंडिया के किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सिखाया गया था। जैसे ट्रैक्टर, जनरेटर, पानी पटाने के लिए जनरेटर,
फिर उसके बाद बहुत ही हाई वैरायटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स। हाँ, अब तो और हो गया है, अब तो और हो गया है, समझे बात को। तो ये जो 50 साल का गैप रहा है इंडिया में, इसमें बहुत कुछ हम लोगों को बदलाव देखने को मिला है। तो सबसे पहला बदलाव हमको एग्रीकल्चर में मिला है। दूसरा इंडस्ट्री में, आज इंडस्ट्री किस चीज़ का नहीं है भारत के पास? आज इंडस्ट्री भारत में, यदि आपको इंडस्ट्री देखना हो तो सबसे पहले आप चले जाइए, पहला 2-3 स्टेट हैं, नाम बताते हैं। पहला आप जाइए सूरत, सॉरी गुजरात, गुजरात में, वो भी सूरत में जाइए आप। सूरत एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे आप जाइए, पहला इंडस्ट्री आपको वहाँ पे मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा, स्टील का है। स्टील का एक क्या नाम है कंपनी का, SR मित्तल ऐसा कुछ करके नाम है, स्टील कंपनी है वो मेनली हमारा, SR मित्तल ऐसे कुछ करके नाम है। तो वो हो गया हमारा। फिर से आपको इंडस्ट्री देखना हो, बंगाल चल जाइए, बंगाल में भी इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री देखना हो, बेंगलोर चल जाइए, बेंगलोर तो IT का हब माना जाता है, समझ के बात को। मतलब ये कि 50 साल के अंदर में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। पहला एग्रीकल्चर में हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री में हुआ, फिर से टेक्नोलॉजी तो मत पूछो। आज बच्चा बच्चा के हाथ में मोबाइल है, फ़ोन है, ये क्या हमारा टेक्नोलॉजी ही तो है। आज हम दुनिया घूम सकते हैं, हालांकि घूमने का मतलब जाके नहीं, वर्चुअली हम लोग घूम सकते हैं आज अपने घर पे बैठ के। आप जिस चीज़ को देखना चाहें आप फ़ोन में सर्च कीजिए, आपको दिख जाता है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी ही तो है। दुनिया के किसी भी कोने में आज इंसान बैठा हुआ है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ही तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे यदि आपके कंट्री में इंडस्ट्री बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, तो आपका कंट्री जो है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, समझ के बात को। तो ये पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 50 साल के अंदर जो हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही बेमिसाल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? खैर ये तो इंट्रोडक्शन था, थोड़ा आगे हमारा है लोकेशन के बारे में। अब चैप्टर के हेडिंग को देखो, चैप्टर के हेडिंग को देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो पहले हम लोग लोकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइज के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, कहने का जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है, समझ के बात को, बहुत बड़ा कंट्री है। आगे फिर, इट लाइज बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। हाँ, एक और चीज़, अभी तक हम नहीं बताएं कि यहाँ पे मिनट का मतलब क्या है, याद रखना, लेकिन बताएंगे हम, अभी नहीं बताएंगे, तब तो फिर बाउंस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है, इसका यूज अलग अलग है, इसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझो क्या, डिग्री को केवल अभी मान लो, बिल्कुल है, इसी चीज़ को समझाएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकली उसमें है, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लो कि इंडिया जो है वो बिलोंग करता है लैटिट्यूड कितना से कितना के बीच में, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, हम लोग कल पढ़ चुके थे, है ना। आगे फिर देखो, लॉन्गिट्यूड्स का क्या है यहाँ पे मेजरमेंट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लो, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लॉन्गिट्यूडनल होता है या लैटिट्यूडनल? लैटिट्यूडनल यानी कि लेटा हुआ रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से गुजरता है क्या? नहीं गुजरता है। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने को मिलेगा। वही इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। वही लिखा हुआ है, डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, हो गया बात। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? साउथ ईस्ट का मतलब हो गया हमारा चेन्नई वाला पार्ट ले लो, सदर्न पार्ट हो गया, फिर से हमारा उड़ीसा हो गया, ये सब हमारा क्या है, साउथ ईस्ट। मतलब कि साउथ पहले है, यानी कि नीचे आ जाइए, ईस्ट में यानी कि थोड़ा सा ईस्ट वाले साइड में चले जाइए, पूरा साइड में, वो हो गया हमारा साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में ही हमको देखने को अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है, वो भी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो जो बे ऑफ बंगाल हम लोग देखते हैं मैप में, जो पानी के ऊपर लिखा रहता है बे ऑफ बंगाल, वो उसी पानी में हमारा क्या है सिचुएटेड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कोई अब पूछे कि बेटा बताओ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, लेकिन उसका इंडिया के संदर्भ में बताओ तो साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। उसके बाद आगे बढ़ो, लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट मतलब क्या?
नीचे आ जाइए, फिर उसके बाद पश्चिम में चले जाइए, अरेबियन सी में लाई करता है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? पहला बात लोकेशन समझ में आ गया इंडिया का कहाँ पे है। तो ये हमारा पूरा हो गया इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब है साइज के बारे में, ठीक है। साइज के बारे में देखो ज़रा। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब ये कि इंडिया 7वां लार्जेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया से 6 ऐसे कंट्री और हैं जो कि बहुत बड़े बड़े इंडिया से। इसका नाम ज़रा कोई बता सकता है हमको? रसिया, ठीक है। रसिया, अमेरिका के जगह पे यूएसए बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ठीक है। आगे सुनो, हाँ ठीक है, बहुत हद तक सही बोले तुम लोग, लेकिन आप साइज के अकॉर्डिंग देख लो। सबसे बड़ा रसिया, उससे नीचे कनाडा, उससे नीचे क्या बोले, कनाडा ठीक है। तो पहले रसिया है, उसके बाद फिर कनाडा है, फिर उसके बाद यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद फिर हमारा चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद इंडिया। बिल्कुल बड़ा है। देखने ऑस्ट्रेलिया आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, समझ गए, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इंडिया से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है। समझे बात को? कोई दिक्कत है इसमें? याद रखिएगा, पहले हमारा क्या है, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो हमारा इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ो फिर। टोटल एरिया ऑफ इंडिया हैज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरा आपको लैंड देखने को मिलता है एरिया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, उसके बाद फिर इधर हमारा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ये जो पूरा आपको एरिया देखने को मिलता है उसका पूरा मेजरमेंट कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और 1 मिलियन में कितना? 10 लाख। 10 लाख, तो यहाँ पे 3 मिलियन है, तो 30 लाख 28,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। समझ के बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये सब चीज़ याद रखने वाला चीज़ है, याद रखना है इसको, ठीक ना। एमसीक्यू में या फिर सवाल एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आगे, इंडियाज टोटल एरिया इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि पूरा वर्ल्ड कितना? 100%। पूरे वर्ल्ड का एरिया कितना? 100%। उस 100% का 2.4% अकेला इंडिया ऑक्यूपाई करता है, अकेला इंडिया। समझ के बात को? टोटल वर्ल्ड का एरिया कितना? 100%। उस 100% का 2.4% हमारा जो है वो इंडिया ऑक्यूपाई करता है। समझ के बात को? कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे 2 सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा पूछेगा कि वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया का कितना परसेंटेज है, तो 2.4% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्रीज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया अपना बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है। जैसे देखो, गुजरात से ऊपर चले जाओ, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश से ऊपर में आपको क्या क्या मिलेगा? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब क्या है हमारा? म्यांमार, ये सब हमारा क्या है? लैंड बाउंड्री है। ये हम लोग इंडिया क्या करते हैं? इंडिया क्या कर रहा है? अपना जो बॉर्डर है वो शेयर कर रहा है किसी दूसरे कंट्री के साथ। तो ऊपर वाला जो आपको एरिया देखने को मिलता है वो हमारा टोटल कितना है लैंड बाउंड्री का? 15,200 किलोमीटर पूरा। गुजरात से लेके होते हुए आप उधर चले जाइए, फिर जम्मू एंड कश्मीर ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए लद्दाख तरफ, उधर चाइना होते हुए तिब्बत, नेपाल, भूटान, उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं? अपने बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो उसका जो पूरा मेजरमेंट है, इसे गुजरात से होते हुए ऊपर से लेकर फिर उधर नीचे तक, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट बोलिए या फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट बोलिए, ऊपर वाला पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? 15,200 किलोमीटर उसका पूरा का पूरा मेजरमेंट है, यानी कि लेंथ है। आगे बढ़ो फिर। द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर। तो आपको जो कोस्टल एरिया देखने को मिलता है गुजरात से नीचे
और बे ऑफ बंगाल का जो एरिया आपको देखने को मिलता है, जैसे ये वाला देख लो, उसके नीचे हमारा क्या है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल है। ये हमारा क्या है, कोस्टल एरिया है जो समुद्र के किनारे पड़ता है। इसको मिला के, इसको जोड़ने के साथ साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड का भी, उसको भी जोड़ के, उसके साथ साथ लक्षद्वीप आइलैंड का भी जोड़ के, सारा का सारा कितना मेजरमेंट है कोस्टल एरिया वाला, 7516.6 किलोमीटर पूरा का पूरा, इंडिया के साथ साथ लेके अंडमान एंड निकोबार का भी और लक्षद्वीप आइलैंड का भी जो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया का मतलब ये होता है कि समुद्र के किनारे वाला एरिया। समझ के बात को? तो ये हमारा हो गया इतना मेजरमेंट। आगे बढ़ते हैं फिर। इंडिया इज बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर? नॉर्थ वेस्ट किधर? पाकिस्तान तरफ। पाकिस्तान तरफ का साइड हम लोग कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद फिर नॉर्थ, नॉर्थ किसको कहेंगे? पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के सबका जो एरिया है पूरा हमारा वो हो गया नॉर्थ। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट किधर कहेंगे? चाइना वाला साइड, चाइना वाला साइड कहेंगे। यानी कि आपका जो ऊपर में जो पूरा दिख रहा है ना, नॉर्थ, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया और जो नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा माउंटेन से ही घिरा हुआ है, पूरा का पूरा। क्योंकि ऊपर में ही आपको हिमालय देखने को मिलता है, ऊपर में ही हिमालय भी आपको देखने को मिलता है। ज़रा देखो यहाँ पे ऊपर में जो आप इंडिया का मैप देखेंगे गौर से, तो वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर ऊपर जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा पहाड़ है। उसके बाद फिर इधर पंजाब साइड में आ जाइए, नॉर्थ वेस्ट में, इधर भी पूरा पहाड़ है। और ये पहाड़ केवल शोभा के लिए नहीं है, ये पहाड़ हम लोगों को हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, अटैक होने से हमको ये बचाता है। समझ गए? यदि आज चाहेगा कि चाइना तुरंत कब्जा कर ले इंडिया पे, तो उसको आने के लिए पहले बहुत सारे पहाड़ों से गुजरना पड़ेगा। समझे बात को? तो केवल वो पहाड़ खूबसूरती के लिए नहीं है, घूमने फिरने के लिए नहीं है, वो हम लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है? तो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया जो हमारा है ना, पूरा का पूरा वो पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में तो कम है क्या पहाड़? हाँ, पहाड़ वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे जंगल ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, अरुणाचल प्रदेश का जो साइड आप तुम लोग देख रहे हो ना, उधर ईस्ट वाला साइड, वो पहले ना, हालांकि अभी तो स्थिति बहुत ठीक है, उस समय पे पहले उधर ना बहुत टेररिस्ट अटैक होता था, टेररिस्ट अटैक उधर बहुत होता था। हमेशा याद रखना, वो जो साइड तुम लोग देख मैप में देख पा रहे होगे, ईस्ट वाला साइड अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर से क्या है हमारा, फिर उधर असम, असम तो नहीं है, हाँ असम भी है उधर, फिर से और क्या है, मणिपुर, ये सब जो आपको वहाँ पे मतलब छोटा मोटा जो एरिया दिख रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखना चाहें तो जैसे देखो यहाँ पे असम हो गया, फिर से नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये जो ईस्ट वाला साइड आपका है ना, ये पहले बहुत ही ज़्यादा नक्सली एरिया हुआ करता था। मतलब कि यहाँ पे ना गाड़ी चल रहा है, अचानक उड़ जाता था। मैं समझ रहे हो? वहाँ पे ना टेररिस्ट अटैक बहुत होता था, लेकिन अभी स्थिति बहुत ठीक है। समझ के बात को? तो हमारा हो गया पूरा का पूरा जो नॉर्थ हमारा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, पूरा का पूरा वो पहाड़ से ही भरा हुआ है और जंगलों से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब जरा यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? देखो यहाँ पे, अगर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज हुआ है तो 2 आवर बाद वहाँ से। हाँ यही चीज़ है। सबसे पहले यदि सनराइज कहीं पे होता है तो वो होता है जापान में। कहाँ पे? जापान में। और इंडिया में यदि सबसे पहले यदि कहीं पे होता है तो अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जरा है ना, उसके और आगे हमारा क्या है, जापान है। तो सबसे पहले इंडिया में यदि सनलाइट कहीं पे पड़ता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब जरा समझो, सुनो पहले, मान लो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह में सूरज उग गया, ठीक ना, लेकिन गुजरात में उगेगा 7 बजे। ये डिफरेंस है, ये खूबसूरती है इंडिया का। क्या खूबसूरती है? 2 घंटा का यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, 2 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले आपको सूरज उग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ईस्ट साइड में है ना। उसके बाद, और चूँकि पहाड़ी एरिया भी है ना, तो सूरज को वो ढके रहता है। उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, यानी कि वेस्ट में देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में ना 2 घंटे का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था इंडिया को, बहुत ही ज़्यादा ये परेशान कर रहा था। परेशान सबसे ज़्यादा कर रहा था वो ऑफिशियल वर्क में। क्योंकि देखो अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह हो जाता था तो उसको जल्दी ऑफिस जाना पड़ता होगा, है ना, लेकिन गुजरात में 2 घंटे के बाद हो रहा है।
तो ये लोग 2 घंटे के बाद ऑफिस जाते होंगे, तो ये थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो एक खास टाइम होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर टाइम तो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया हमारा क्या है, एक कंट्री हमारा है ना, तो सभी में क्या होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अरुणाचल प्रदेश वाला पहले ऑफिस चल जा रहा है, गुजरात वाला बाद में जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। एक टाइम फिक्स कर देते हैं आप लोगों के लिए, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप चलेंगे और वही टाइम हमारा पूरा इंडिया में लागू होगा। और वो टाइम लिया गया कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। समझ गए बात को। तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एक जगह है, उसको जो है ना एक मतलब आप कह सकते हैं कि ओरिजिन माना गया। उस समय पे जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम पूरे कंट्री में लागू होगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत अब इसमें। तो आप कोई यदि पूछे कि टाइम लैग जो 2 घंटे का है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, इससे क्या क्या डिफरेंस, इससे क्या क्या डिफ़िकल्टी हमारे सामने आ सकता है, तो ये सबसे पहला तो ये ऑफिशियल वर्क में हमको बाधा डाल सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, हाँ बहुत चीज़ों का दिक्कत है ना, 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है, 1-2 मिनट का नहीं है, 2 घंटे का है। समझ गए बात को, समझ रहे हो ना। तो इसके कारण से इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग कोई एक बीचों बीच एक जगह का हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, और वो बीचों बीच जगह हमारा हुआ उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। और उसी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर को माना गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि यहीं से पूरे इंडिया में जो हमारा टाइम है वो लागू होगा। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें अब। तो जिस समय मिर्ज़ापुर में सूरज उगेगा उसी समय टाइम हर जगह पे लागू हो जाएगा। कोई दिक्कत अब इसमें, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा हमेशा कि इंडिया में जो टाइम लैग है वो 2 घंटे का है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और इस टाइम लैग को ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किसको सेंटर चुना, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर को चुना। और मिर्ज़ापुर में जिस समय जो टाइम हो रहा होगा वही हमारे पूरे इंडिया में चलेगा, और वही टाइम आपके घड़ी में भी चल रहा होगा। समझ गए बात को, कोई डाउट अब इसमें, किसी में भी कोई समस्या किसी को। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है। आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया का क्या पोजीशन है हमारे वर्ल्ड में, ये हम लोग जानेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इंडिया साइज और लोकेशन में पीछे आगे इधर कोई डाउट है इसमें। चलो अब ज़रा कुछ सवाल पूछ देते हैं तुम लोगों से, नोट्स अभी नहीं खोलेंगे आप लोग। युवराज, इंडिया का लैटिट्यूड कितना है बाबू, जरा बताओ तो। वर्ल्ड मैप में इंडिया जो लाई करता है उसका एक लैटिट्यूड का मेजरमेंट है ना, कितना से कितना तक, वो कितना से कितना तक है। अच्छा मिनट मत बोलो, डिग्री बोलो ना, क्या बोलो। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूड का बात कर रहे थे, ईस्ट कहाँ से आ गया, नॉर्थ आएगा। उसके बाद फिर लॉन्गिट्यूड का बताओ। हाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बताओ। बिल्कुल सही है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इंडिया का टोटल एरिया कितना है भाई, स्क्वायर किलोमीटर। और पूरे यदि वर्ल्ड के संदर्भ में बताया जाए तो 2.4% है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का 100% में से 2.4% केवल इंडिया के पास है। ठीक है, उसके बाद फिर इंडिया जो अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है अपने नेबरिंग कंट्री से। बहुत अच्छा, फिर ठोक दीजिए उसका 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और कोस्टल एरिया कितना है, वाह, फिर ठोको उसका। समझ गए बात को। तो ये जो कोस्टल एरिया है ना, ये केवल इंडिया का नहीं है, अंडमान एंड निकोबार का भी है और लक्षद्वीप का भी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा एक और सवाल इसमें बन सकता है, इंडिया ले लिया नहीं बाबू, वो इंडिया का एक आइलैंड है, उस पर इंडियन गवर्नमेंट का थोड़ा सा शासन चलता है उस पर, मैंने कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना इंडिया का उस पर चलता है। हाँ लोग रहते हैं उसमें। टूरिस्ट प्लेस आप कह सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत अच्छा है टूरिस्ट के लिए, है ना। उसके बाद फिर लक्षद्वीप है,
लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स है। मालदीव्स का तो पूछो मत, उसका तो कहानी ही अलग है ना। चलो आगे फिर सवाल ये बन सकता है कि इंडिया में टाइम लैग कितने घंटे का है? कहाँ से कहाँ तक भाई? अरुणाचल प्रदेश कहाँ बिलोंग करता है? ईस्ट में, केवल ईस्ट बोलेंगे क्योंकि वो बिल्कुल ईस्ट में है, ठीक है। तो वहाँ पे सूरज जो है ना 2 घंटे पहले उग जाता है और गुजरात यानी कि वेस्ट में हमारा 2 घंटे के बाद उगता है। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, एक हम लोग खास टाइम ले लेंगे उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, उस समय जो टाइम हो रहा होगा वही पूरे कंट्री में लागू होगा। चलो उसके आगे कैसे हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं ना अब। चलो आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती समय दिया, थैंक यू।